ये कहानी है 5 दोस्तों की। 5 दोस्त रोहित, सूरज, रेशमा, राजीव और माया की, जो कि हॉरर गेम्स के शौकीन थे। उनकी जिंदगी में हॉरर का इतना बड़ा रोल था कि एक दिन उन लोगों ने फैसला किया एक असली पुरानी हॉन्टेड हवेली में जाके एक रियल हॉरर गेम खेल के एडवेंचर करने का। 5 दोस्तों में से रोहित जो था, उसने एक दिन बाकी दोस्तों के सामने ये प्लान रखा। उसने इस बारे में बात की कि एक रियल जगह में जाकर घोस्ट हंट करते हैं। तो रोहित के प्लान के मुताबिक बाकियों ने भी ये फैसला किया और एक रियल हॉन्टेड हवेली में जाकर घोस्ट हंट करने का फैसला लिया। उन्होंने जिस जगह को फाइनल किया वो जगह थी राजस्थान के पास एक वीरान बंगला, जहां 1980 में एक पूरी फैमिली रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। तो जैसा कि प्लान हुआ, ये पांचों चूतिए चल पड़े प्लेस लोकेशन की तरफ और पहुंचे आधी रात को। ये पांचों जो दोस्त थे, ये पांचों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और इन पांचों में सूरज और माया जो थे वो कपल थे और वो दोनों ही सबसे बड़े चूतिए थे। इस वजह से इस एडवेंचर में सबसे ज्यादा इन्हें प्रॉब्लम फेस करना होगा। इन सब में सीमा जो थी वो शायद शायद सबसे ज्यादा समझदार थी। और जो इनका चौथा दोस्त है यानी राजीव, उसके जो डैड थे वो एक पैरानॉर्मल सोसाइटी सोसाइटी से कनेक्टेड थे, तो इन्हें वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी डिटेक्ट करने वाली चीजें हासिल करने में भी, मतलब उन चीजों को हासिल करने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई राजीव की वजह से। इन पांचों चमकीले चूतियों को हवेली पहुंचते हो जाती है रात। पर इनके अंदर इतनी ज्यादा खुजली थी कि ये रात को ही सब कुछ शुरू कर देते हैं, सारा काम काज अपना। और जितना भी जो कुछ हॉरर सेटअप था, जो कुछ भी सेट करना था, वो सब करते करते इनको लगभग रात के 1 बज गए थे। तो जैसा कि मैंने कहा, राजीव की वजह से इनके पास पैरानॉर्मल इक्विपमेंट्स थे, जैसे कि ईएमएफ मीटर, कैमरा, स्पिरिट बॉक्स और थर्मल स्कैनर। वो लोग अंदर जाने के लिए तैयार हुए सारी चीजें लेकर। जैसे ही वो अंदर गए, शुरू में तो सब कुछ सही चल रहा था। उन्होंने सारा इक्विपमेंट सेटअप कर दिया था। फिर उन्होंने ईएमएफ मीटर को ऑन किया और वहाँ पे प्लान बैठ के अपना प्लानचेट बाहर निकाला। प्लानचेट कहाँ से है वो भी ऑब्वियसली राजीव के पास से आया था, क्योंकि उस चूतिए के पास सब कुछ मौजूद था उसके बाप की वजह से। उन्होंने प्लानचेट निकाला और सवाल करने लगे, इज देयर एनीवन, इज देयर एनीवन, इज एनीवन हियर। इस तरह से वो बार बार सवाल करने लगे। शुरू में तो कुछ नहीं हुआ। उन सबको लगा कि इस हवेली के बारे में जितनी सारी भी बातें हैं वो सभी बातें शायद झूठी है। पर तभी वो लोग फिर से एक और बार सवाल किए और इस बार प्लानचेट का जो डिटेक्टर है जिसमें वो लिखा हुआ जिसे दिखाते हैं, तो वो हिलने लगा। इन पांचों को लगा कि इन्हीं में से किसी ने शायद प्रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं। पर पांचों एक दूसरे को घूर घूर के देखने लगे और तभी ईएमएफ मीटर से बीप बीप की आवाज आने लगी और ईएमएफ मीटर स्पाइक करने लगा। मानो ऐसा लग रहा था अचानक से पूरा जो माहौल है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया हो। चारों तरफ ऐसा लग रहा था एक अजीब सी ठंडक अचानक से फैलने लगी। वो पांचों अपनी जगह पे बैठे हुए थे। उन्होंने फिर से सवाल पूछा, क्या यहाँ कोई आत्मा है? इस बार फिर से कुछ देर के लिए सन्नाटा था। तो उन्होंने फिर से एक बार पूछा, क्या कोई है आत्मा यहाँ है? पहले तो कुछ सेकंड के लिए फिर से सन्नाटा छाया रहा, पर फिर अचानक से फिर से एक बार बीप बीप की आवाज आने लगी ईएमएफ में। ये पांचों ही एक्साइटेड हो गए। इन्होंने फिर से पूछा और तभी कैमरा अचानक से ग्लिच करने लगा। कैमरे के अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे कैमरे के सामने से कोई तो गया जिसे कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और तभी इनके पास जो एक रेडियो रिकॉर्डर था उसमें से एक अजीब सी आवाज आने लगी, ये मेरा घर है, जाओ यहाँ से। इन सब की तो मानो जैसे फट के हाथ में आ गई।
तो जैसा कि प्लान चेट के रूल्स के हिसाब से होता है, आपको स्पिरिट को गुड बाय बोलना। इन्होंने किसी तरीके से हड़बड़ी में गुड बाय बोल के किसी तरीके से उसे रख दिया। ये पहला ऐसा काम था जो इन चूतियों ने समझदारी का किया, पर इसके बावजूद भी ये लोग इस हवेली से नहीं निकले, वहीं पर रहे। तो उन्होंने कुछ देर इंतज़ार किया, खुद को शांत किया और खुद को प्रिपेयर किया अपने अगले एक्शंस के लिए। रात के 1:30 बजे थे। उन लोगों ने तय किया कि वो नीचे बेसमेंट में जाएंगे। उन्होंने इक्विपमेंट्स को अपग्रेड किया और बेसमेंट की तरफ बढ़ चले। उन्होंने नीचे बेसमेंट में कदम रखा और तभी एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें छूकर चली गई और उन चारों तरफ बेसमेंट में अचानक से एक अजीब सा कोहरा छाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मानो पूरी तरीके से बाहर धुंध ही धुंध छा गई है, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि बेसमेंट पूरी तरीके से लॉक्ड था। तो वहाँ पर उस तरह से कोहरे का आना वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। वो लोग अपने साथ लाए हुए थर्मल कैमरा से चारों तरफ रिकॉर्ड करने लगे। तभी थर्मल कैमरा ने कुछ ऐसा डिटेक्ट किया जो शायद उनकी हालत ख़राब करने के लिए काफ़ी थी। दीवार के एक कोने में थर्मल कैमरा ने रिकॉर्ड किया कि एक नीली परछाई को, पर खुली आंखों से वहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। इन सब की रूह अचानक से कांप उठी। उस बेसमेंट में जो ठंड का वेदर था, उस वेदर में भी इन्हें पसीना आने लगा। जब उन्होंने देखा थर्मल कैमरा में वो ठंडी परछाई हिलते हुए दिख रही थी, पर इन चूतियों को क्या है, ये तो वहां से निकलने का नाम ही नहीं लेते, वहीं पर खड़े खड़े देख रहे थे बस। पर जैसा कि मैंने कहा था, रेशमा इन सब में सबसे ज्यादा समझदार थी। तो उसके दिमाग में अचानक से स्ट्राइक होता है और वो कहती है कि दोस्तों, ये तो बिल्कुल उस गेम के जैसा है, लेकिन यहाँ से निकलेंगे कैसे? यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना ही शायद सही होगा। पर बाकी चूतियों को क्या फर्क पड़ रहा था, उन्हें तो वहीं पर रुके रहना था। लेकिन रेशमा ने सबको जबरदस्ती बाहर निकलने की कोशिश की, पर जैसे ही वो लोग दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाज़ा अचानक से एकदम जोर से बंद हो गया। ऐसा बंद हो गया कि वो पांचों लोग मिलकर भी उसे खोल नहीं पा रहे थे। चारों तरफ का सिनेरियो देख के ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो उस गेम में ही फंसे हुए हो, पर एक ऐसा गेम जहाँ से शायद अब इनके लिए निकलने का कोई रास्ता नहीं है। रात के 1:42 उनके हाथों में जितने भी टॉर्चेस थे वो अचानक से फ्लिकर करने लगे और एक वक्त पे अपने आप बंद हो गए। रेशमा ने अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनी और फिर उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन पर गर्म सांसें महसूस की। स्पिरिट बॉक्स से रेशमा को आवाज़ आई, आप सब यही रहोगे मेरे साथ हमेशा? मिलना था ना तुम्हें मुझसे, तो आओ मिल लो, रह जाओ मेरे साथ ही। वो पांचों इधर उधर भागने लगे। हड़बड़ी में वो एक दूसरे से इतना दूर दूर हो गए कि एक दूसरे को शायद देख भी नहीं पा रहे थे। पर इस हड़बड़ी के बीच में भी उन्हें वो कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी बार बार। रोहित को अपने पास एक चाकू गिरा हुआ मिला, तो उसने हड़बड़ी में उसे अपने हाथ में उठा लिया, क्योंकि उस बेवकूफ़ को लग रहा था कि वो चाकू से भूत को मार देगा। जो भी हो, उसने उस चाकू को लेकर हवा में हिलाने लगा। उसे अपने पास कोई महसूस हुआ और उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने हाथ में रखा चाकू चला दिया। पर उस चाकू के लगने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने गलती से और हड़बड़ी में अपने ही दोस्त राजीव को ही चाकू मार दिया। राजीव का खेल वहीं ख़त्म हुआ और बचे रहे बस ये चारों। रेशमा को अब समझ आ रहा था कि ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा गेम में हो रहा था। वो अब भी हड़बड़ी में इधर उधर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी और बाकी तीनों अब भी उससे बिछड़े हुए थे। तभी
रेशमा को बेसमेंट के पास एक चीज उसे अपने पैर पर महसूस होती है। तो जब वो उसे उठाकर देखती है तो उसे एहसास होता है कि वो एक कुल्हाड़ी है। तो वो उस कुल्हाड़ी को हाथ में लेकर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के पास जाने लगती है। इधर रोहित अब भी अपने दोस्त के मौत पे अपने आप को गिल्टी फील कर रहा था और सूरज और माया का कोई अता पता नहीं था। सूरज और माया जो थे वो इतने कोहरे में उस बेसमेंट के एक कोने में दुबक के बैठे हुए थे, उस भूतनी के डर से एक दूसरे को पकड़ के। इतनी गांड फटी की हालत में भी सूरज माया से कहते, मेरे पास ही रहना, मेरे पास ही रहना, दूर मत जाना। पर तभी उन्हें अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। वो दोनों एक दूसरे से और चिपक के बैठते हैं और एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ने की कोशिश करते हैं। पर तभी ये उस भूतनी का पावर था या कुछ और था। माया का हाथ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के सॉकेट में लग जाता है और वो दोनों ही जोरदार शॉक खा के वहीं पे हमेशा के लिए ऊपर चले जाते हैं एक साथ ही। इधर रेशमा जो है वो ढूंढ ढूंढ के किसी तरह किसी गेट के पास आ गई थी और उसने बिना इधर उधर देखे सीधा गेट पर कुल्हाड़ी से वार करना शुरू कर दिया। इधर इस आवाज से धीरे धीरे रोहित भी आने लगा दरवाजे के पास और वो आके रेशमा के साथ मिलकर कुल्हाड़ी से जोर जोर से दीवार पे वार करने लगा। पर तभी भूतनी ने आके या फिर चुड़ैल जो भी सोचा उसने आके रोहित को पीछे से खींच लिया। अब रोहित का कोई अता पता नहीं था। रेशमा जो था वो अब भी दरवाजे पार किए जा रही थी और अंत में किसी तरह से वो दरवाजे को खोलने में कामयाब हो जाती है और वहाँ से किसी तरह से बाहर निकलती है उस बेसमेंट से। वो बाहर आके हड़बड़ी में दौड़ने लगी पर तभी उसे उनका वो प्लान चिट दिखाई पड़ा और उसे अचानक से याद आया कि स्पिरिट को गुड बाय बोलने से पहले ही राजीव ने अपना हाथ हटा दिया था और शायद इसीलिए राजीव ही सबसे पहले मारा गया। अब रेशमा की हालत थे वो बहुत खराब हो चुके थे। वो बस फूट फूट के रोए जा रही थी अपने दोस्तों के बारे में याद करके। पर तभी उसे याद आया कि उसके बैग में हनुमान जी का एक लॉकेट और उनके मंदिर का सिंदूर था। तो वो दौड़ के अपने उस बैग से उन चीज़ों को निकालते। हनुमान जी का मंदिर जो है, लॉकेट जो है वो गले में पहनती है और सिंदूर से अपने चारों तरफ घेरा बनाती है और वहीं पर बस बैठी रहती है। अब उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि अगर वो यहाँ से जिंदा बच के निकल भी गई तो क्या जवाब देगी अपने दोस्तों के घर वालों को, क्या कहेगी उन्हें। इसी तरह से उस घेरे के अंदर इसी सोच विचार में उसकी उस रात किसी तरह से निकली। सुबह होते ही उसे चारों तरफ सब कुछ सन्नाटा और शांत दिख रहा था। वो इतना ज़्यादा बहक के इस शांत माहौल को देख के कि उसने बिना कुछ सोचे समझे बाहर निकलने का फैसला किया। पर गेट के बाहर निकलते वक्त एक कील से लग के उसका लॉकेट जो है नीचे गिर गया। पर उसे वो एहसास ही नहीं हुआ और जब वो बेले के मेन गेट से निकलने वाला था तभी एक तेज धारदार वायर से उसका पूरा शरीर जो है 2 हिस्सों में कट के रह गया और उसकी आत्मा भी हमेशा के लिए उसी हवेली में रह गई। तो देखो यारों, मैं एक ही बात बताऊंगा। गेम में जो है एग्जिट बटन होता है। अगर आप पैरानॉर्मल गेम भी खेल रहे हो या कोई और भी गेम जो कि वीडियो गेम है या फिर बस एक वर्चुअल गेम है तो उसमें एक एग्जिट बटन होता है। पर रियल लाइफ में ये गेम्स खेलना वाकई में खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि रियल लाइफ में एग्जिट बटन नहीं होता। तो अगली बार ऐसे हॉन्टेड जगह पे इस तरह के हॉन्टेड गेम्स खेलने से पहले ज़रूर दोबारा सोच के देखना, कहीं ऐसा ना हो अगली बार ये हादसा आपके साथ हो जाए।